मानव शरीर का प्रजनन चक्र सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह सिर्फ एक मासिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक बेहद सटीक और जटिल बायोलॉजिकल ऑर्केस्ट्रा है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि और अंडाशय, ये सब आपस में जिस बेहतरीन तालमेल के साथ बात करते हैं, वो विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। तो चलिए आज के इस वैज्ञानिक विश्लेषण में उन हार्मोनल सिग्नल्स और शारीरिक बदलावों को डीकोड करते हैं जो मानव प्रजनन को संभव बनाते हैं। इस मास्टर चार्ट को देखिए। ये पूरे 28 दिन के चक्र का एक विजुअल रोड मैप है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे मस्तिष्क, ओवरीज और गर्भाशय एक साथ मिलकर काम करते हैं। सबसे ऊपर का ग्राफ हमें हार्मोनल चक्र दिखाता है, बीच का हिस्सा डिंब ग्रंथि या ओवेरियन विकास को दर्शाता है, और सबसे नीचे गर्भाशय की परत यानी एंडोमेट्रियम में होने वाले बदलावों को दिखाया गया है। ये सब एक परफेक्ट सिम्फनी की तरह एक साथ चलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 6 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। चक्र की संरचना, फॉलिक्यूलर चरण, ओव्यूलेशन का चरमोत्कर्ष, ल्यूटियल चरण, एंडोमेट्रियम और मासिक धर्म, और अंत में इसके अनियमित होने के क्या कारण हो सकते हैं। पहला भाग है चक्र की संरचना। आगे बढ़ने से पहले उन बुनियादी ढांचों को समझना बहुत जरूरी है जो इस पूरी प्रजनन समय सीमा को कंट्रोल करते हैं। तकनीकी भाषा में कहें तो एक सामान्य मासिक धर्म चक्र आमतौर पर 25 से 30 दिनों तक चलता है, जिसे औसतन 28 दिन माना जाता है। ये एक सख्त टाइमलाइन या फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। इसी तय समय के भीतर शरीर के सभी हार्मोनल सिग्नल्स को अपना अपना काम पूरा करना होता है। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन है, जहां एक हार्मोन दूसरे को ट्रिगर करता चला जाता है। दूसरा भाग है फॉलिक्यूलर चरण। ये चरण चक्र के पहले दिन से शुरू होकर ओव्यूलेशन तक चलता है। जैसे ही पिछले चक्र से स्टेरॉइड का उत्पादन कम होता है, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सक्रिय हो जाता है। ये हार्मोन बिल्कुल किसी ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की छड़ी की तरह काम करता है। ये ओवरी के अंदर नए फॉलिकल्स के विकास को शुरू करने का सीधा निर्देश देता है। इसी प्रक्रिया को हम फॉलिकुलोजेनेसिस कहते हैं। अब ये सेल्यूलर विकास किसी निर्मम रेस से कम नहीं है। पहले 4 दिनों में कई सारे फॉलिकल्स की भर्ती यानी रिक्रूटमेंट होती है, लेकिन दिन 5 से 7 के बीच इस पूरे समूह में से केवल एक ही फॉलिकल चुना जाता है, और दिन 8 तक आते आते वो अकेला फॉलिकल अपना पूरा प्रभुत्व या डोमिनेंस स्थापित कर लेता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो प्रमुख या डोमिनेंट फॉलिकल होता है वो अपने खुद के विकास को तो बढ़ावा देता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो बाकी सभी फॉलिकल्स के विकास को पूरी तरह से दबा देता है, जिससे बाकी सारे फॉलिकल्स नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को एट्रीसिया कहा जाता है। ये प्रकृति का ये सुनिश्चित करने का अपना तरीका है कि केवल सबसे उत्तम फॉलिकल ही आगे की प्रक्रिया में जाए। तीसरा भाग चरमोत्कर्ष यानी ओव्यूलेशन। जैसे जैसे उस प्रमुख फॉलिकल द्वारा एस्ट्रेडियोल का स्तर नाटकीय रूप से बढ़ता है, यह बायोलॉजिकल ऑर्केस्ट्रा अपने मध्य चक्र के सबसे तनावपूर्ण चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। ओव्यूलेशन एक आश्चर्यजनक रूप से सख्त बायोलॉजिकल टाइमलाइन पर निर्भर करता है, और ये टाइमलाइन पूरी तरह से लूटिनाइजिंग हार्मोन या LH की अचानक वृद्धि पर टिकी है। इस भारी हार्मोनल उछाल के बिना ओव्यूलेशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस टाइमलाइन की सटीकता देखिए। LH वृद्धि की शुरुआत ओव्यूलेशन से ठीक 36 घंटे पहले होती है। ये 36 घंटे की चेतावनी एक बेहद महत्वपूर्ण जैविक संकेत है। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइमों को रिलीज करने का ट्रिगर है। ये एंजाइम फॉलिकल की दीवार में मौजूद कोलेजन को पचाना शुरू कर देते हैं ताकि oocyte बाहर निकल सके। ये बहुत ही कमाल की बात है कि फॉलिकल का फटना प्रोस्टाग्लैंडिन द्वारा संचालित होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर जैसी कुछ दवाएं, जैसे कि भारी मात्रा में लिए जाने वाले सामान्य पेनकिलर्स, वास्तव में फॉलिकल के फटने को रोक सकते हैं। इससे अस्थायी बांझपन या टेम्पररी इनफर्टिलिटी हो सकती है। क्लिनिकल नजरिए से यह एक बेहद जरूरी जानकारी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। चौथा भाग ल्यूटियल चरण। ओव्यूलेशन के बाद बचे हुए फॉलिकल की कोशिकाएं बेकार नहीं जाती। वे तुरंत एक महत्वपूर्ण अस्थायी एंडोक्राइन अंग में बदल जाती हैं, और इसके साथ ही 14 दिन का अपेक्षाकृत स्थिर ल्यूटियल चरण शुरू हो जाता है। इस अल्ट्रासाउंड इमेज में नवगठित संरचना
यानी कॉर्पस ल्यूटियम को देखा जा सकता है। इसमें जो अत्यधिक रक्त प्रवाह दिखाई दे रहा है वो बताता है कि ये संरचना अब एक विशाल हार्मोन फैक्ट्री के रूप में काम कर रही है। इसका काम है गर्भाशय को संभावित भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए पूरी तरह से तैयार करना। इस डेटा को देखिए। सेक्स स्टेरॉयड के उत्पादन की दर में होने वाला बदलाव सच में चौंकाने वाला है। प्रारंभिक चरण में जो प्रोजेस्टेरॉन केवल 1 मिलीग्राम था, वो मध्य लुटियल चरण में उछलकर सीधे 25 मिलीग्राम प्रतिदिन हो जाता है। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है, और यही भारी बदलाव शरीर में आने वाले उन भौतिक परिवर्तनों का संचालन करता है जो गर्भावस्था के लिए जरूरी है। 5वां भाग, एंडोमेट्रियम और मासिक धर्म। ये जो शक्तिशाली हार्मोनल बदलाव हमने अभी देखे, ये सीधे तौर पर गर्भाशय की परत यानी एंडोमेट्रियम में भौतिक बदलाव लाते हैं। हार्मोन का ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा सोनोग्राम में एक दृश्यमान वास्तविकता में बदल जाता है। चक्र की शुरुआत में जो एक पतली सी रेखा होती है, वो ओव्यूलेशन के आसपास एक मोटी, जटिल और 3 परतों वाली संरचना में बदल जाती है। ये पूरी प्रक्रिया प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के बहुत सख्त नियंत्रण में होती है। लेकिन यदि गर्भावस्था नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम सिकुड़ने लगता है और हार्मोन के स्तर में भारी गिरावट आती है। इसके कारण टिश्यू इस्कीमिया होता है, यानी रक्त प्रवाह में कमी, और गर्भाशय की ये परत टूटने और झड़ने लगती है। एक सामान्य चक्र में इस शेडिंग के दौरान औसतन रक्त की हानि ठीक 30 मिलीलीटर होती है। हमारा अंतिम भाग, अनियमितताओं के कारण। भले ही ये 28 दिन की प्रक्रिया सटीक विज्ञान का एक चमत्कार है, लेकिन शरीर के अंदर और बाहर के कई कारक इस बायोलॉजिकल ऑर्केस्ट्रा को बहुत आसानी से बाधित कर सकते हैं। NICHD के शोध इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि साधारण हार्मोनल असंतुलन से लेकर कोई इन्फेक्शन या विशिष्ट दवाएं इस नाजुक सिंक्रोनाइजेशन को बिगाड़ सकती हैं। इन्हीं कारणों से कभी-कभी असामान्य रक्तस्राव या गंभीर दर्द का अनुभव होता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये पूरी प्रणाली कितनी ज्यादा संवेदनशील है। विज्ञान कभी रुकता नहीं है, ये लगातार नई खोज कर रहा है। हाल ही में एंडोमेट्रियम के भीतर मौजूद स्टेम कोशिकाओं जैसे नए तत्वों की खोज की गई है। इस चक्र के इतने जटिल और सूक्ष्म ऑर्केस्ट्रा को समझने के बाद ये सोचना वाकई रोमांचक है कि भविष्य की ये वैज्ञानिक खोजें मानव प्रजनन विकारों के उपचार को किस तरह से बदल कर रख देंगी। क्या हम चिकित्सा विज्ञान में किसी नई क्रांति की शुरुआत देख रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।